हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का द बोर्ड पजल के अंतिम अध्याय में। नौका विहार, यही एक नाम अरुण के दिमाग में चल रहा था। आखिर ये नौका विहार क्या है? वैसे तो नाम से ही समझ आ रहा था कि कोई आर्टिफिशियल लेक है जहां बोटिंग की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन ऐसे तो देश में न जाने कितने नौका विहार हैं। कहाँ कहाँ जाकर ढूंढेगा, और वो भी सिर्फ 24 घंटे की समय सीमा में। पहले 1 घंटा, फिर 12, फिर 24। अच्छा हुआ और आगे पड़ाव नहीं है, वरना अगला 48, फिर 96, ऐसे ऐसे बढ़ते जाता और वो पागलों की तरह एक खोई हुई नाव को ढूंढते ढूंढते अपनी कीमती वक्त बर्बाद करता। ये जो भी है, इसके पीछे बड़ा शातिर है। दूसरों का वक्त बर्बाद करना उसे अच्छा लगता है। क्या पता कोई कंपटीटर हो जो चाहता ही नहीं कि मैं यूपीएससी पास हो जाऊं। 1 लाख लालच देकर मेरे करोड़ों का वक्त ले गया। आई क्विट हियर, ये सोचकर वो शांति से सो गया। अगली सुबह उठा तो हर रोज की तरह अपनी जिंदगी शुरू करने लगा। कोचिंग सेंटर जाने के लिए तैयार हुआ और बस स्टैंड पर बस के आने का इंतजार करने लगा। बस आने तक राह से गुजरती बाकी बसेस को देखता रहा। अचानक उसे कुछ दिखा। उसने नोटिस किया कि हर एक बस का एक नंबर भी है। उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। पता नहीं ये ख्याल अचानक क्यों आया। उसने तुरंत इस ख्याल को नजरअंदाज किया और इतने में उसकी बस आ पहुंची। वो उसमें दाखिल हुआ और गाड़ी आगे बढ़ती रही। वो पश्चाताप कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेवकूफ़ बना दिया हो। कहाँ वो यूपीएससी की तैयारी करने वाला और ये सब फालतू के चक्करों में उलझ गया। इतने में अचानक उसकी नज़र टकराई एक और बस के ऊपर जो बगल से गुजर रही थी। उसका नंबर था 11224। अब उसे बात समझ आने लगी। वो समझ गया कि असली क्लू तो हर पड़ाव में दी गई समय सीमा में ही छुपा हुआ है। पहला पड़ाव 1 घंटा, दूसरा 12 और तीसरा 24, कुल मिलाकर 11224। कहीं ये कोई संयोग तो नहीं? तुरंत वो अपने बस से उतर गया। ना आगे का सोचा ना पीछे का। उसे लगा जैसे कोई ललकार रहा हो। इतने में 11224 वाली बस आगे निकल गई थी। वो भागते हुए बस का पीछा करने लगा। आगे एक और सिग्नल पर जब बस रुक गई तब जाकर वो बस में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही कंडक्टर ने पूछा, कहाँ जाना है? कंडक्टर का सवाल खत्म होने से पहले ही उसने जवाब दे दिया, नौका विहार। कंडक्टर ने कहा, भाई ऐसी कोई जगह नहीं जाती हमारी बस, उतर जाओ। उसे अचंभा हुआ। जिस आत्मविश्वास के साथ वो इस बस का पीछा करते हुए आया था वो एक ही क्षण में गायब हो गया। लेकिन फिर भी उसके अंदर इस पेचीदा गुत्थी को सुलझाने का उत्साह भरा हुआ था। उसने पूछा, कोई बोट हाउस की तरफ जाती है बस? कंडक्टर ने कहा, अरे भाई साहब, क्यों बेकार टाइम पास कर रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना, राजनगर जाना है। नए तो लगते नहीं जो आपको राजनगर नहीं मालूम होगा। ये लो टिकट, 20 रुपए, आखिरी स्टॉप। इतना कहकर वो निकल गया। अभी भी वो कंफ्यूज था। कहीं वो गलत दिशा में जाकर फिर से वक्त बर्बाद तो नहीं कर रहा है? फिर उसने सोचा, जहां 2 दिन चले गए वहां एक और दिन सही। लेकिन अगर उसने इस मोड़ पर आकर गिव अप कर दिया तो ये सवाल हमेशा उसके मन को कचोटता रहेगा। चाहे अंत में बेवकूफ़ बन जाओ, मगर प्रयास आखिरी दम तक होनी चाहिए। वो चुपचाप एक सीट पर बैठ गया और आखिरी स्टॉपेज राजनगर का इंतजार करने लगा। करीब 2 घंटे बाद बस राजनगर पहुंची। स्टेशन पर उतरकर उसने ऑटो वाले को बोट हाउस का रास्ता पूछा। ऑटो वाले ने उसे बोट हाउस ड्रॉप कर दिया। मगर ये क्या? एक पुराने मकबरे की तरह वो कोई अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट था। उसके सामने बस एक आर्टिफिशियल लेक था और 3 यतीम बोट। जितना वो सुलझाने की कोशिश कर रहा था, मामला उतना ही उलझता जा रहा था। आसपास के लोगों से उसे मालूम चला कि बरसों पहले बोट हाउस प्रोजेक्ट का काम अचानक रुक गया। कारण किसी को नहीं पता था। अब इतने कम वक्त में वो कहां उस बिल्डर तक पहुंचे जिसका टेंडर पास हुआ था। क्या पता कोई लिटिगेशन मामला हो। उसे अब पूरी तरह अंधेरा दिखने लगा। वो बार बार शुरू से दिए हुए क्लू को याद करने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने सिर्फ नंबर्स पर फोकस किया। जैसे उसने 11224 क्रैक किया था, वैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन जरूर था जो वो मिस कर रहा था। शायद सवाल में ही जवाब था, या फिर 1 लाख रुपए की इनामी राशि कोई कोड हो। थोड़ी देर वहीं एक बेंच पर बैठकर वो दिमाग लगाता रहा। वहीं बैठे बैठे शाम हो गई। अभी उसके वापस घर लौटने का वक्त आ चुका था। उसने उस आर्टिफिशियल लेक का एक वीडियो बनाया और एक फेक अकाउंट बनाकर यूट्यूब शॉर्ट्स पर पोस्ट कर दिया। नीचे कैप्शन में एक क्वेश्चन मार्क था और साथ में लिखा था, प्राइज मनी
1,00,000 रुपीस। वापस घर जाने के लिए निकल रहा था कि एक आदमी आ पहुंचा। वो समझ गया था ये वही है जो द बोट हाउस पजल का क्रिएटर है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरुण ने पहले हाय कहा, बदले में उस आदमी ने हेलो कहा। अरुण ने पूछा, यहाँ पिछले 8 घंटे से बैठा हूँ, आप एकमात्र ऐसे इंसान है जो यहाँ आया है। आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि बाकी किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। अरुण ने पूछा, मतलब? आदमी ने कहा, आम आदमी अपने मेहनत की कमाई से टैक्स भरता है और उस टैक्स के पैसे में जब कोई प्रोजेक्ट सरकार पास करते हैं तो टेंडर पास करने के लिए कॉन्ट्रैक्टरों की भीड़ लग जाती है और एक बार बस टेंडर हाथ लग जाए फिर प्रोजेक्ट का बंद होना तय है। आपको पता है, एक ही प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 10 बार टेंडर निकलेगा, तब भी कोई गारंटी नहीं कि इन लोगों की भूख मिट जाएगी। पता है क्यों? अरुण ने पूछा, क्यों? आदमी ने कहा, आम आदमी की मेहनत की कमाई की बात ही कुछ और है, आप और मैं नहीं समझ पाएंगे। अरुण ने पूछा, आप जर्नलिस्ट हैं? कोई पर्सनल कनेक्शन इस प्रोजेक्ट से? आदमी ने कहा, हम सब के लिए पर्सनल है हमारी टैक्स मनी। इतना कहकर आदमी मुस्कुराया। अरुण भी बदले में मुस्कुराया और फिर वापस घर आ गया। घर आकर देखा तो वो वीडियो जो उसने शेयर किया था वो ट्रेंड करने लगा है। अगले कुछ दिनों में वो जगह एक पर्यटन स्थल बन गया। कॉलेज के बच्चे वहां अड्डे जमाने लगे। एक रोज बात सरकार के कानों तक जा पहुंची और तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी आ पहुंचे, क्योंकि उस आर्टिफिशियल लेक के उस पार एक घना जंगल था। अरुण मन ही मन गर्व महसूस कर रहा था। वो भले ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन जोश उसमें आईएएस अफसरों वाला ही था। और अब उसे समझ आया कि ये बोट हाउस पजल क्या था। आम लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास था। उसे पता था कि कुछ रोज में लोग सब भूल जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार जगाना होगा। कोई तो होगा उसके तरह एक सरफिरा जो थोड़ा और आगे निकल जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी को धमकी देना चाहेगा तो कैसे देगा? किसी का मुंह बंद करना चाहेगा तो किसका करेगा? उसने एक वेबसाइट बनाया और एक पजल गेम लॉन्च कर दिया। इनामी राशि थी 10 लाख रुपए। असल में ये था दूसरा पड़ाव। हर पड़ाव में गेम के क्रिएटर बदलते रहेंगे जब तक खोई हुई नौका ना मिल जाए, या यूं कहिए जब तक आम जनता का टैक्स के तौर पे भरे हुए एक एक पैसे का हिसाब ना मिल जाए। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।